क्या आपने कभी सोचा है कि आज की इस तेजी से बदलती और बंटी हुई दुनिया में देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं और अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार के पूरे तंत्र को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि भारत ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर कौन से बड़े और रणनीतिक कदम उठाए हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा काफ़ी दिलचस्प है। सबसे पहले हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बेसिक्स को समझेंगे, फिर आरएससीपी व्यापार गुट पर नज़र डालेंगे, उसके बाद भारत के हालिया व्यापार समझौतों की बात करेंगे, फिर थोड़ा न्यूजीलैंड का भूगोल समझेंगे और अंत में भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को समझना। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए असल में है क्या चीज? आसान भाषा में समझे तो ये देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसका मुख्य लक्ष्य उनके बीच होने वाले व्यापार में लगभग 90 से 95% सामानों पर लगने वाले टैरिफ्स या टैक्स को खत्म करना या बेहद कम करना है। देखिए, ये उन छोटे मोटे समझौतों जैसा नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर टैक्स कम करते हैं। एफटीए का सीधा सा मकसद होता है व्यापार की बाधाओं को लगभग पूरी तरह से मिटाना और नियमों को बिल्कुल आसान बनाना। अब इन व्यापार समझौतों के प्रकार समझना भी बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से ये दो तरह के होते हैं, द्विपक्षीय यानी बायलैटरल और बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल। बायलैटरल समझौते सिर्फ दो देशों के बीच होते हैं जिनका फोकस कुछ खास व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाना होता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टीलैटरल समझौते 3 या उससे ज्यादा देशों के बीच होते हैं। और सच कहें तो दुनिया के इतने सारे देशों को एक ही बात पर राजी करना सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। इन दोनों का ये बुनियादी अंतर ही देशों की अलग अलग व्यापार रणनीतियों को तय करता है। अब सवाल आता है कि आखिर एफटीए के फायदे क्या हैं? इसके कई बड़े फायदे हैं, जैसे टैक्स में कमी, विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच, नियमों में एकरूपता और जाहिर है रोजगार में बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है व्यापार सृजन यानी ट्रेड क्रिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि देश महंगे उत्पादकों की जगह सस्ते और बेहतर उत्पादकों से सामान खरीदने लगते हैं। इससे व्यापार बड़ी कुशलता से बढ़ता है और किसी भी देश के समग्र आर्थिक कल्याण में जबरदस्त उछाल आता है। चलिए, अब दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक गुट की तरफ चलते हैं, हमारे दूसरे खंड में दी RCEP ट्रेड ब्लॉक। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 30%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP की विशालता को दर्शाता है। ये एक ऐसा ट्रेड ब्लॉक है जो पूरी दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा कवर करता है, जो कि लगभग $30 ट्रिलियन के बराबर है। और हां, दुनिया की 30% आबादी भी इसी एक ब्लॉक के अंदर आती है। ये वाकई बहुत बड़ा है। नवंबर 2020 में कुल 15 देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों को देख सकते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी तरह का पहला इतना विशाल मुक्त व्यापार समझौता बन गया है। इसकी टाइमलाइन काफ़ी दिलचस्प है। 2012 में RCEP की शुरुआत हुई और भारत भी इन शुरुआती वार्ताओं का एक मूल भागीदार था। लेकिन 2019 के अंत में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भारत ने अपने घरेलू उद्योगों और हितों की रक्षा के लिए एक कड़ा रणनीतिक फैसला लिया और खुद को इन वार्ताओं से अलग कर लिया। इसके बाद नवंबर 2020 में बाकी 15 देशों ने इस पर साइन किए और जनवरी 2022 से ये समझौता पूरी तरह से लागू हो गया। RCEP से बाहर निकलने के बाद भारत की रणनीति क्या रही, ये हम देखेंगे हमारे तीसरे खंड में, भारत के हालिया व्यापार समझौते। भारत ने बड़े मल्टीलैटरल गुटों की जगह अब तेज और सटीक द्विपक्षीय समझौतों पर अपना ध्यान लगाया है। हाल ही में हुए इन प्रमुख समझौतों की लिस्ट देखिए। ओमान, यूके, EFTA और न्यूजीलैंड के 7 समझौते। आज की वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ये भारत की अपनी साझेदारियों को विविधतापूर्ण बनाने की एक बेहद स्मार्ट और प्रोएक्टिव रणनीति है। इस द्विपक्षीय रणनीति की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है EFTA पैक्ट। EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसमें 4 विकसित यूरोपीय देश शामिल हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। भारत ने इस समझौते पर 2024 की शुरुआत में हस्ताक्षर किए हैं और यह अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है। इस EFTA समझौते की खासियत क्या है?
जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए। इस समझौते के तहत 15 सालों के अंदर भारत में $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। और सिर्फ यही नहीं, इससे 10 लाख सीधे रोजगार पैदा होने का लक्ष्य है। भारत के इतिहास में किसी भी एफटीए में ऐसा बाध्यकारी निवेश संकल्प पहले कभी नहीं देखा गया। यह सच में एक गेम चेंजर है। चलिए, आर्थिक सिद्धांतों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अपने चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड का मैप वर्क। नए द्विपक्षीय समझौते को गहराई से समझने से पहले भौगोलिक संदर्भ को समझना जरूरी है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीपों, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप से मिलकर बना है। इन दोनों द्वीपों के बीच है 22 किलोमीटर चौड़ा कुक स्ट्रेट। वैसे कुक स्ट्रेट की समुद्री लहरें काफी खतरनाक मानी जाती हैं और ये पश्चिम में मौजूद तस्मान सागर को पूर्व के प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब ये 1500 किलोमीटर का आंकड़ा क्या कहानी कहता है? दरअसल ये वो दूरी है जो न्यूजीलैंड को तस्मान सागर के पार ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। लोग अक्सर इस समुद्री रास्ते को मजाक में द डिच भी कहते हैं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये खूबसूरत द्वीप राष्ट्र भौगोलिक रूप से बाकी दुनिया से कितना अलग थलग है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम खंड पर, ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड एफटीए। दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई गहराई देता है। कैसे? पहली बात, भारतीय निर्यातकों को अब न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी फ्री यानी कर मुक्त एक्सेस मिलेगा। दूसरा, 5000 कुशल पेशों के लिए वीजा के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप होगी और कपड़ा या फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा, यानी पेशेवरों और छात्रों की मोबिलिटी में काफी इजाफा होने वाला है। यहाँ एक और बहुत बड़ा नंबर है, $20 बिलियन। इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में निवेश की एक विशाल प्रतिबद्धता है। ये $20 बिलियन का निवेश दोनों देशों के बीच लंबी अवधि के रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को एक बेहद मजबूत नींव देने वाला है। अब इस डेटा पर नजर डालिए। ये 2024-2025 के दौरान भारत के न्यूजीलैंड को किए गए निर्यात और वहां से हुए आयात की तुलना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 सालों में न्यूजीलैंड को जाने वाले भारतीय निर्यात में 130% का भारी उछाल आया है, जबकि आयात सिर्फ 7% के आसपास ही बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने इस व्यापार में एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा भू राजनीतिक पहलू भी है। ये समझौता भारत के लिए ओशेनिया और प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपीय बाजारों तक पहुंचने का एक सीधा गेटवे यानी प्रवेश द्वार बन जाता है। साथ ही ये न्यूजीलैंड की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का भी अहम हिस्सा है। तो इस पूरे व्यावहारिक कदम का अंतिम लक्ष्य क्या है? 2026 में इसके रैटिफाई होने की उम्मीद है। इस समझौते को एक विश्व स्तर पर जुड़े हुए और विकसित भारत 2047 के हमारे बड़े विजन को साकार करने वाले एक बेहद अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो आज का ये विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए जरा, जिस तरह से आज वैश्विक व्यापार बढ़ रहा है, क्या बड़े बड़े व्यापारिक गुटों का दौर अब सच में खत्म हो चुका है? और क्या अब सटीक, लक्षित और द्विपक्षीय साझेदारियों का एक नया युग शुरू हो रहा है? भविष्य की व्यापारिक रणनीतियों को समझने के लिए इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।